हेलो एवरीवन, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं COET 2024 के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं COET है क्या, COET का एग्जाम पैटर्न क्या है, COET का सिलेबस क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है और कौन से डोमेन, कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन सी क्या चीज रिक्वायरमेंट है हमारे इस COET के एग्जाम के लिए। तो हम स्टेप वाइज हर चीज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना और अभी जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। COET के बारे में तो सबको पता ही होगा, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जिसके अंदर में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। इस साल हमारी COET के अंडर 250 से लेकर 300 तक यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं। अभी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं पता है, पर अप्रोक्स 270 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो COET के अंडर में आने वाली है, ऐसा NTA का कहना है। तो अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए COET के रिगार्डिंग तो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमें उसी वेबसाइट से हमें सब कुछ देखना है। तो वो वेबसाइट कौन सी है, हमारी coet.sumach.in। हमें इसी पे ट्रस्ट करना है, इसी से हमें हर एक इंफॉर्मेशन लेनी है और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं पे भरा जाएगा। हमारी हर इंफॉर्मेशन COET के रिगार्डिंग इसी वेबसाइट पे आने वाली है, तो हमें यहीं से चेक करना है। और दूसरा, इस चैनल से मैं आपके साथ हमेशा यहीं पे बनी रहूंगी जब तक आपका एक बेस्ट से कॉलेज में, जो भी आपका डिजायरेबल कॉलेज है, वहां पे एडमिशन ना हो जाए तब तक। तो अब हम बात करते हैं COET के एग्जाम पैटर्न की। फर्स्ट हमारा होता है लैंग्वेज, सेकंड डोमेन और थर्ड जो होता है वो हमारा जनरल टेस्ट होता है। तो लैंग्वेज में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 1A और 1B। इसमें हमारे एक A में जो होता है वो हमारे 13 लैंग्वेजेज होते हैं और B में जो होता है वो हमारी 20 लैंग्वेज होती हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद हमारा आता है डोमेन। तो डोमेन हमारे 27 डोमेन्स होते हैं जिनमें हमें 45 मिनट्स मिलती हैं, और 6 डोमेन्स होते हैं जो कैलकुलेटिव डोमेन्स होते हैं, उसमें हमें मिलते हैं 1 आवर, जिसमें हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स या फिर और भी बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कैलकुलेटिव माइंड चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो 45 मिनट्स वाले हैं उसमें जैसे हमारे हिस्ट्री, पोल साइंस और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं उसके लिए हमें 45 मिनट्स मिलती है, सेम एज लैंग्वेज। और जो हमारे कैलकुलेटिव डोमेन होते हैं उसमें हमें 1 आवर मिलता है हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, सेम टू सेम होते हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में हमारे पास 60 मिनट्स होती हैं, जिसमें से हमें 60 में से 50 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब जनरल टेस्ट में पूछते क्या है, जनरल टेस्ट में रीजनिंग, GK, करंट अफेयर्स और जितनी भी हमारी 8th क्लास तक की मैथमेटिक्स होती है वो पूछा जाता है हमसे जनरल टेस्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल जनरल सी बातें होती हैं, इंग्लिश भी होती है थोड़ी बहुत, तो वो सब हमारी हो जाती है जनरल टेस्ट में। और जनरल टेस्ट में हमें 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, नहीं, जनरल टेस्ट में हमें 50 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं 60 में से, और हमें टाइम भी मिलते हैं 60 मिनट्स का, 1 आवर का टाइम होता है इसमें भी। अब हमारी बात आती है पेपर का मीडियम क्या होगा, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, कैसे होगी। तो हमें इसमें 2 ही नहीं, हमारे पास 13 ऑप्शन होते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट करने के कि हमें किस मीडियम में टेस्ट देना है। तो उसमें से हमारा आ जाता है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमी, पंजाबी और भी एक आधी जो रह गई हो वो भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सब आप है ना COET की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, समर्थ.in वाली से, वहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ओवरव्यू, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्या आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं COET के मार्किंग स्कीम की। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ठीक करके आओगे, टिक करके आओगे, तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और गलत करके आओगे तो 1 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन NTA की तरफ से मिस प्रिंट हो जाता है या गलत क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, तो वो आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। ये हो गई हमारी मार्किंग स्कीम की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं COET का प्रोसेस क्या होने वाला है स्टेप वाइज, कि हमें करना क्या है सबसे पहले और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें एक न्यू सी ईमेल ID बनानी है, एक मोबाइल नंबर रखना है और बैंक अकाउंट रखना है। सब कुछ वर्किंग होना चाहिए, हमारी ईमेल ID वर्किंग होनी चाहिए, हमारा मोबाइल नंबर भी वर्किंग होना चाहिए और हमारा बैंक अकाउंट भी चालू होना चाहिए, जो हमारा खुद का हो, मम्मी पापा का, मतलब फैमिली में किसी का होना चाहिए। ये नहीं कि साइबर कैफे में हम लोग फॉर्म भरवाने गए और उन्हीं भैया का बैंक अकाउंट देके आ गए। तो अगर बाय चांस हमें रिफंड वगैरह कुछ मिलने वाला हुआ तो वो तो गया हमारा, उन्हीं भैया के पास जाएगा, हमारे पास थोड़ी आएगा वो। ऐसा बहुत हुआ है पिछले साल, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो हमारा एक नई ईमेल ID हो गई, हमारा एक वर्किंग मोबाइल नंबर है हमारे पास, और अब हम कर रहे हैं
काम आगे। तो हमें सबसे पहले CUET की साइट पे जाके लॉगिन कर लेना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। वहीं पे हमारा CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? एप्लीकेशन फॉर्म हमारा जैन के एंड तक आ जाएगा या फिर फेब के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फेब्रुअरी के फर्स्ट वीक में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इस चीज़ की अपडेट इस चैनल पे मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो भाई इस चैनल को। तो सेकंड स्टेप जो हमारा होने वाला है वो डोमेन सिलेक्ट करने का होने वाला है। अब डोमेन हमें किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, हमें ये तो पता है कि हमें एक लैंग्वेज तो देनी ही देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें जर्नल टेस्ट देना है या नहीं, हमें डोमेन कौन कौन से देने। तो देखो भाई, ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा, वेरी करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है और कौन सी यूनिवर्सिटी ली है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको आपकी यूनिवर्सिटी की साइट पे, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी डिजायरेबल है, उस जो आप भरने वाले हो जो भी कोर्स, वहां पे जाके आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आपने कौन सा कोर्स लेना है और कौन सा नहीं। बस ये बात ध्यान में जरूर रखना, जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं वही आप डोमेन्स के रूप में चूज कर सकते हो, एज डोमेन चूज कर सकते हो। इसलिए बी कॉन्शियस, आप ध्यान से इस चीज को चूज करना कि आपको कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने BA फिलोसफी ऑनर्स लिया है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट थी 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स। अगर यही किसी और यूनिवर्सिटी का कोर्स होता, BA फिलोसफी ही से मान लेते हैं, और वहाँ की रिक्वायरमेंट होती 1 लैंग्वेज 3 डोमेन प्लस 1 GT, तो फिर ठीक है। तो हमें इसलिए मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, सब बच्चों को GT जरूर देना चाहिए, जर्नल टेस्ट जरूर देना चाहिए। उससे कुछ बुराई नहीं होती, बस हमारा अच्छा ही है कि हमें बहुत सारे ब्रॉड एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, स्कोप्स मिल जाते हैं थोड़े ज़्यादा, कि हम हर कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, हर कोर्स में। पर कंसीडर वही डोमेन्स होंगे जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही फालतू के ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th क्लास में कॉमर्स ली हुई है, आपके पास अकाउंटेंसी है, BST है, इकोनॉमिक्स है, और आपको चाहिए अब BA, ठीक है। तो उसके लिए आपको BA पोल साइंस चाहिए और आपने पॉलिटिकल साइंस के आप पेपर देने जा रहे हो, वो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि आपने 12th क्लास में पोल साइंस पढ़ी ही नहीं है, तो वो कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट्स दीजिए, BST, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, जो भी आपने 12th में पढ़ा है वो दीजिए। उसके बाद आपसे कोर्स सिलेक्शन करवाया जाएगा, आप उसमें एलिजिबल होगे तो उसमें सिलेक्ट कर देना, पोल साइंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर आपको डोमेन्स में वही सिलेक्ट करना है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। ओके, डन। आगे बढ़े तो स्टेप 3 हमारा होगा कि हमें एडमिट कार्ड का वेट करना है, और स्टेप 4 होगा हमें जाके एग्जाम देके आना है अपना, और फिर हमें रिजल्ट का वेट करना है। ओके, तो इतना हमारा प्रोसेस खत्म एग्जाम तक का। आगे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आगे जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम हर एक बात करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस अभी कुछ डिफाइन नहीं है, पक्का डिफाइन नहीं है, बट हाँ इतना जरूर पक्का है कि जो आपके 12th के बोर्ड का सिलेबस है वो तो पक्का ही पक्का आएगा। तो कुछ बच्चे जो हैं वो डिलीटेड चैप्टर्स को भी कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, बट अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है अभी करने का तो मत करो, अभी टाइम वेस्ट मत करो डिलीटेड टॉपिक्स को करके। ये इंफॉर्मेशन आ रही है गुप्त सूत्रों से कि शायद रिड्यूस हो सकता है सिलेबस, तो इसलिए सबसे पहले जो 12th के हैं उनको कवर करो, अपना बोर्ड एकदम बेस्ट टू बेस्ट दो, उसके बाद आपका CUET अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम सब कुछ कवर करके जाओ अपने बोर्ड्स में, आपके CUET का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद NCERT मस्ट है, NCERT जरूर करो, टाइम बचे तो फिर आप MCQ के बुक भी ले सकते हो, MCQ की बुक्स आती हैं उनको करो, CUET के प्रीवियस ईयर कर सकते हो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही रहे थे, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स बच्चों के आधे अधूरे होते हैं, पूरे नहीं होते, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई ध्यान से सुन लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं CUET 2024 के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए हमारी 10th 12th की मार्कशीट। जो बच्चे अभी 12th में हैं उनको 12th की मार्कशीट नहीं चाहिए, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए बोला है 12th की मार्कशीट के लिए। और हमें जो चाहिए, जो सबको रिक्वायर्ड है, वो है पासपोर्ट साइज फोटो, हमारी सिग्नेचर और हमारा आधार कार्ड। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए है हमें, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और जनरल कैटेगरी में होता है कंपटीशन सो हाई। उसके बाद हमें चाहिए बैंक डिटेल्स, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हमारी ईमेल आईडी और एक फोन नंबर। बस इतना ही चाहिए हमें CUET के लिए। और इन द एंड हमें बेस्ट चीज चाहिए, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, निशिता चौहान।
Thanks for watching my video till end.